नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि भारत और चीन के बीच सीमा पर लद्दाख में जो तनाव चल रहा है, क्या वो तनाव कम हो सकता है। और ये कम होने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज एलएसी पर भारत और चीन के कमांडर्स के बीच एक बैठक चल रही है इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं। इसी बीच चीन ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स, जो वहां का सरकारी अखबार कह लीजिए, उसमें एक आर्टिकल छपा। इस आर्टिकल में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन अपने इलाके की 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेगा। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा कि भारत को दुश्मन बनाने की कोई वजह नहीं है। ग्लोबल टाइम्स यह भी लिखता है कि बॉर्डर पर मिलिट्री ऑपरेशन से समझौता नहीं करेंगे, बॉर्डर विवाद का शांतिपूर्ण हल चाहते हैं। लेकिन हम इसको प्रोपेगेंडा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ वहां बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ चीन का सरकारी अखबार यह लिखता है कि 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। भारत भी 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं है। भारत के तमाम बड़े जनरल से हम बात कर रहे थे और जो हमें जानकारी मिल रही है, भारत की स्थिति स्पष्ट है। जो एलएसी को लेकर अप्रैल 2020 तक स्थिति बनी हुई थी, उस स्थिति पर वापस लौटिए, उसके बाद आगे बातचीत होगी। चीन भी इस भ्रम में न रहे कि भारत कहीं से भी अपनी सीमा छोड़ने को या अपनी जमीन छोड़ने को तैयार हो जाएगा। तो ये प्रोपेगेंडा है, ये प्रेशर बनाने की कोशिश है कि कहीं से शायद भारत पर प्रेशर बन जाए। प्रोपेगेंडा इसलिए भी बता रहा हूं आपको क्योंकि ये ग्लोबल टाइम्स अंग्रेजी अखबार है। चीन में जो बड़ी आबादी है, कह लीजिए कि वहां के ज्यादातर लोग, न के बराबर लोग होंगे जो अंग्रेजी में अखबार पढ़ते होंगे, वहां के ज्यादातर लोग जो वहां का की चीनी भाषा है उसमें जो अखबार छपता है उसको पढ़ते हैं। तो ये भारत के लिए, दुनिया के लिए छपता है ग्लोबल टाइम्स में जो कहना होता है, वहां के लोगों के लिए नहीं है। मनीष प्रसाद ज्यादा जानकारी देंगे। मनीष, इस प्रोपेगेंडा के बारे में जरा बताइए। उधर बातचीत चल रही है, इधर ग्लोबल टाइम्स कह रहा है जमीन नहीं छोड़ेंगे 1 इंच। सुशांत, इसको आप पिछले 24 घंटे के हिसाब से आप समझिए। पहले डिप्लोमेटिक लेवल पे बात होती है, डिप्लोमेटिक लेवल पे बात होने के साथ चाइना का जो सीसीटीवी है वो वॉर वीडियो अपलोड करता है अपनी सोशल मीडिया और साथ में यूट्यूब चैनल पे। लगातार 2 से 3 वॉर वीडियोस उस पे अपलोड किए जाते हैं और उसके साथ साथ ही सोशल मीडिया पे अलग अलग प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है भारत और चीन से की होने वाली इस बातचीत को लेकर। देर शाम होते होते दोनों डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करते हैं और उसके बाद अब जब यहां पर कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है, 7 बैठकें विफल होने के बाद अब 8वीं जो इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक बैठक है उस पे चीन का ग्लोबल टाइम्स ये लिखता है, तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि वो प्रोपेगेंडा के तहत अपनी मंशा क्लियर करना चाहता है। भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि अप्रैल 2020 का स्टेटस को मेंटेन किए बिना आगे बात नहीं होगी, वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, चीन वापस जाए। एक और बात, इसमें कहीं से भी चीन भारत की परसेप्शन लाइन का जिक्र नहीं कर रहा है। वो ये नहीं बता रहा है कि कहां तक वो गार्ड करता है, मैन करता है, यानी एक ओपन एंडेड डिस्कशन के तौर पर प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स है और साथ में यही साई ऑप्स के तौर पर काम कर रहा है ताकि जो देश के लोग हैं, साथ में जो सीनियर डिप्लोमेट्स और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में लोग हैं, वो चीन की गंभीरता को समझ भी सके और चीन की ड्युअलिटी है जो मिलिट्री फेस ऑफ के साथ साथ डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू बातचीत हो रही है वो भी समझ सके। उसके साथ एक और इसमें अहम बात यह है कि ये चीन का प्रेशर भी समझ सकते हैं। आप इसे इस तरीके से इंटरप्रेट कर लीजिए कि जिस तरीके से एक किलाबंदी पूरे भारत ने कर रखी है, भारतीय सेना ने जहां मिलिट्री फेस ऑफ कर रखा है, उसके अलावा जो बाकी देश हैं कभी D10 बनाने की बात करते हैं, G7 समिट में बुलाया जाता है और ये सब चीजें मिलकर चीन के ऊपर प्रेशर डाल रही है। दूसरी बात, जो इकोनॉमिकल ब्लॉकेड की तरफ चीन बढ़ रहा है, जिसमें कई ऐसे बड़ी कंट्रीज हैं जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूएस, यूके हैं, जो कि अपना जो इकोनॉमिकल जो पैसा है जो चीन में लगा हुआ है उसको निकाल के भारत में निवेश या फिर कंबोडिया में या फिर दूसरी कंट्रीज में निवेश करना चाहते हैं। इससे भी चीन घबराया और ये सब सिनेरियो मिलकर जो चीन की अनस्टेबिलिटी इस समय आंतरिक तौर पर है उसको देखते हुए देखिए, जो चीन ये प्रोपेगेंडा कर रहा है ग्लोबल टाइम्स के मार्फत कि हम 1 इंच पीछे नहीं जाएंगे, उसे कितने इंच डोकलाम में पीछे जाना पड़ा ये दुनिया ने देखा है। और उसी आर्टिकल में हालांकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसमें ऐसा लग रहा है चीन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के चक्कर में भारत ज्यादा ना पड़े। अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि भारत और चीन के बीच विवाद हो जाए और उसका फायदा अमेरिका को मिल जाए। मतलब जो एक तकलीफ अंदर ही अंदर जो चुभ रहा है उसको भी दिखाने की कोशिश की गई है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत में कर्नल डीनी जुड़ रहे हैं। आज जिस अप्रैल 2020 स्टेटस को की बात कर रहे हैं हम, उसकी ऑन ग्राउंड एक एक जानकारी कर्नल डीनी के पास है। इन्होंने सभी फिंगर्स की खुद पेट्रोलिंग की है और अपनी बटालियन को लीड भी किया है। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में, और पूर्व राजदूत
फुनचुक स्टेडन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन पहले कर्नल डीनी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, ये जो इलाके की हम बात कर रहे हैं, भारत आज जब बातचीत के लिए बैठा है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इलाके के लिहाज से, जहां कॉम्प्रोमाइज का कोई सवाल नहीं उठता, और इस स्टेटस को का मतलब क्या है? ओके, ये जो आज जो बैठक हो रही है उसमें जो हमारे पक्ष में बिल्कुल क्लियर है कि हम जिस तरह से पहले का हालात थी, पहले के हालात मतलब जहां पर फौज जैसे अभी जो फौज चाइनीज के कुछ फौज जो अंदर जो अपना एलएसी के जो एरिया में आए हैं उसको वापस जाना चाहिए, और जितने तैनात पे लोग ट्रूप्स जो आए हैं वो वापस अपने अपनी जगह पे जाना चाहिए। पेट्रोलिंग जैसे पहले होती थी वैसे के वैसे ही स्मूथली और बिना कोई रुकावट के चलना चाहिए। तो इन सब मामलों में जैसे अप्रैल के महीने से पहले जैसे हालत थी, सेम उसी हालत में वैसे उसी को हम स्टेटस को मानेंगे। उसके अलावा मेरे कोई ऐसा जो है एग्रीमेंट हमारी तरफ से तो होने का चांसेस कम है, और मेरा उम्मीद भी वही है कि दोनों पक्ष यही चाहती है कि स्टेटस को हो ताकि शांति बनाए रहे वहां। जो ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है सर कि चीन 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेगा, ये जो प्रोपेगेंडा है, तो उसको तो जमीन छोड़नी होगी। अपनी अपनी भले मत छोड़ो, भारत आपकी जमीन की बात अभी कहां कर रहा है, वो तो आगे देखेंगे। और जो आपकी जमीन आप कह रहे हैं अक्साई चीन, उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, वो तो हमारी जमीन है। लेकिन जो अभी की स्थिति है कम से कम अप्रैल 2020 की, वो तो हमारी चीज है, उससे तो पीछे उनको जाना ही होगा। जी, जो ग्लोबल टाइम्स जैसे मीडिया है वो ऑल्दो ऑफ कोर्स आपको मालूम है कि कम्युनिस्ट वहां से जो उनकी जो प्रोपेगेंडा मशीन का ही एक भाग है, बट उसको इतना इंपॉर्टेंस भी देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि दोनों तरफ एक सोशल मीडिया वॉर भी चलता रहता है। इसी के साथ साथ में एक जैसे आप पहले बता रहे थे एक साइकोलॉजिकल वॉर भी चलता रहता है। तो उस नजर से अगर हम देखें तो हमें जो देखना है उनका जो ऑफिशियल पोजीशंस, जो उनके ऑफिशियल चैनल से जो उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, जो उनके डिप्लोमेटिक चैनल से जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जो उनके मिलिट्री के जो स्टेटमेंट्स आए हैं, वो सब यही दर्शाते हैं कि वो शांति चाहते हैं। और एक ये जो जिस तरह से जो बात कर रहे हैं कि आपने अपने जो इलाका को छोड़ने की वाली बात, आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट में ये व्यतीत जरूर होना चाहिए कि दोनों पक्ष में किसी को कोई नुकसान ना हो, नहीं तो वो एग्रीमेंट कभी सफल नहीं होगा। तो इसलिए अपने तरीके से भी वो अपना एक प्रोपेगेंडा करेंगे ताकि वो भी ना उनके जो लोग हैं उनके बीच में ये प्रतीत ना हो कि वो कुछ हारे हैं। और जैसे हमारे यहाँ पर भी जो हमें बिल्कुल क्लियर है कि हम क्या चाहते हैं, उसी तरह से वो भी उस एरिया में भी उनको भी वही उसको दर्शाने के लिए शायद वो आर्टिकल्स इस तरह से भेजा हो। फुनचुक सर, एक बात बताइए, इससे पहले भी अलग अलग स्तर पर बातचीत की कोशिश हुई ताकि इस मसले को सुलझाया जाए, 6 बातचीत विफल रही। हम ये क्यों माने कि ये 7वीं बातचीत जो है वो शायद कामयाब हो सकती है? इसमें ऐसा अलग क्या है? अलग इसलिए कि आप जो आज हो रहा है वो एक हायर लेवल पे हो रहा है। हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की उनकी जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के जो दोनों की बीच में हो रहा है। पहले जो होते थे कर्नल लेवल या ब्रिगेडियर लेवल पे हुआ करते थे, तो एक स्टेप अप है, एक हट के थोड़ा सा ऊंची स्तर पे अभी ये बातचीत हो रहा है। और उसके लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि कल जो डिप्लोमेटिक तौर पे इन्होंने ग्राउंड वर्क को तैयार किया था, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री, ज्वाइंट सेक्रेटरी ईस्ट एशिया और वहाँ के डायरेक्टर जनरल, चीन के फॉरेन अफेयर्स के जो डायरेक्टर जनरल मिले थे, उन्होंने शायद अपना जो क्या कहते हैं स्मूथिंग ऑफ द ग्राउंड उसको तैयार किया है ताकि आज का टॉक सक्सेसफुल रहे। मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली ये सारा हो जाएगा, क्योंकि अगर लेफ्टिनेंट जनरल भी अगर उनको कोई चीज़ें डायरेक्शन चाहिए तो वो अपने सीनियर्स को फिर बुलाएंगे, शायद दूसरे बार मीटिंग होगा, तीसरा हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आज ही सॉल्व हो सकता है, ये थोड़ा आगे और चलेगी। और ये तो सिर्फ अभी एक मिलिट्री लेवल पे ही चल रहा है। अभी इसके बाद और भी हमारे पास ऑप्शंस है, चैनल्स खुले हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये डीएस्केलेट हो जाएगा। इसके बाद तो अभी फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे हुआ नहीं है, वो भी काम नहीं करता है, तो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में तो होते हैं बात, उनका अच्छा संबंध था पहले से ही वुहान प्रोसेस के बाद, तो वो बहुत सारे चैनल्स हैं। तो अभी एक टेक्निकल लेवल पे ही हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे, मिलिट्री टू मिलिट्री, शायद इस लेवल पे ही रिजॉल्व हो जाए। कुछ लगता है दोनों के फौजियों के जो बहुत सारे मैकेनिज्म है इसके लिए इवॉल्व किया है, और प्रधानमंत्री और उनकी जो राष्ट्रपति है उनका सीधा डायरेक्शन है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी रखें और बैलेंस रखें, और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो उन्होंने दिया है उसके मुताबिक
इस चीजों को हल किया जाए। सर इसमें तो एक बात और जोड़ना चाह रहा हूं कि जो ग्लोबल टाइम्स लिख रहा था, अभी हमने बात की थी कर्नल साहब से भी, और वो ये कह रहे थे कि उसको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसी में एक बात और है, उसमें ये ऐसा लग रहा है कि चीन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते और नजदीकियां बढ़ रही हैं उससे उसको दिक्कत है। वो ये कह रहा है कि अमेरिका के पे ज्यादा विश्वास मत करो, उसके इतने करीब मत जाओ, वो हम दोनों को लड़वाना चाहता है। क्या ये जो परेशानी चीन महसूस कर रहा है, इसको हम अगर थोड़ा तवज्जो दें, इसको कहें कि हम समझ रहे हैं, तो क्या ये स्थिति सुधर सकती है? इसको कैसे देख सकते हैं? हाँ देखिए, ये उनका परसेप्शन है, उनका ये है कि हम अमेरिका के साथ ज्वाइन करके उनको गैंग अप करा रहे हैं, चाइना को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका थिंकिंग है, ये सही है कि गलत है हम नहीं कह सकते, उनके अपने माइंड है, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। वो जब भारत की स्थिति को देखता है वो अपना असेसमेंट करता है बैठ के। उनके बुद्धिजीवी लोग जो है, जो एनालिस्ट लोग है, वो करते हैं, जर्नलिस्ट जो भी करते हैं, उनको लगता है कि हम ये सारा मिलके चाइना को ही अटैक करने वाला है। तो हो सकता है वो मैसेजिंग कर रहा है। ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये कॉमन चीज है जी, ये पोस्चरिंग होते रहता है। हम भी कहते हैं पाकिस्तान और चाइना के बीच में कुछ होता है तो ये भारत के अगेंस्ट है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल या जो जर्नलिस्टिक इस तरह की पोस्चरिंग, डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस ये होते रहते हैं। इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ हजार और भी ओपिनियन होंगे। वो तो कोरोना लेके भी ओपिनियन है कि भारत जो है जी कोरोना पे डील नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए उसको डिफ्लेक्ट करना चाहता है चीन को अटैक करके। तो इस तरह के वो कुछ कुछ लिखते रहते हैं, तो वो उस पर ज्यादा अटेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों सरकार डील करें, ये अच्छा है। कर्नल डीनी, मैं इस पर थोड़ी आपसे चर्चा करूंगा, और वो जरूरी इसलिए भी है कि क्या ये ऐसा तो नहीं कि भारत, अमेरिका और दुनिया भर में जो चीन कॉर्नर हो गया और उसे ऐसा लगा कि एक तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को बिल्कुल ही ये बता दिया कि ये पूरा वायरस उनकी वजह से फैला, WHO से संबंध तोड़े, उन पर आरोप लगाया कि उसने चीन की मदद की, और भारत जो है उसने भी एक तरीके से इसे चाइनीज वायरस यहां पर इसका नाम पड़ा। तो ये जो सिचुएशन बनी कि भारत अमेरिका खड़े होकर एक साथ चीन को कह रहे हैं कि उसकी वजह से पूरी दुनिया बर्बाद हो रही है, क्या उसकी वजह से तो ये हालात नहीं बन रहे हैं? मुझे जहां तक मेरा ओपिनियन है, ये ऐसा हालत नहीं है, क्योंकि जैसे अभी एम्बेसडर साहब जो बोल रहे थे, जो हमारे हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके बीच में एक धारणा है, एक अंडरस्टैंडिंग है, जो कि अभी 2-3 साल से हमने देखा है, कई सारे समिट्स भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया और चाइना के बीच में मतभेद नहीं है, मतभेद है, लेकिन मतभेद से ज्यादा कोऑपरेशन भी है। और हम अपना जैसे जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, हमें पता है कि हम इंडिया और अमेरिका का क्या रिलेशन है, हमारा क्या रिलेशन है, और इसी तरह से हमको ये भी पता है कि इंडिया और चाइना का क्या रिलेशन है। इसीलिए जब अमेरिका ने एक सुझाव दिया कि भाई हम इसके बीच में क्या बोलते हैं, एक दोनों तरफ हम मीडिएट कर सकते हैं, तो हमने मना कर दिया, हमें उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम चाइना को अलग से डील कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये पर्सनल मानना है कि शायद इसकी वजह से नहीं होगा। और दूसरा कारण ये है कि अगर आप लॉजिकली देखें, अगर हमें चाइना ने अगर हमको इसी तरह से यूएस से अलग ही करना है, तो इस तरह से तो कोई दोस्ती तो नहीं होती है। तो ये तो और आपको जैसे यहाँ आपके जो पब्लिक ओपिनियन है उनके अगेंस्ट और ही हो सकती है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है ये एक कारण है कि जो अभी जो लद्दाख में जो भी हो रहा है वो यूएस के साथ में जो हमारा रिलेशन अच्छा होने की वजह से चाइना कर रही है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा नहीं है। कर्नल डीनी, आप चूंकि इस इलाके से बहुत वाकिफ हैं, क्या आप थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए समझा सकते हैं कि अगर, मैं कह रहा हूं अगर चीन यहां से पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ, कहा हम यहीं रहेंगे चाहे जो भी हो जाए, तो भारत के लिए यह स्थिति आज की तारीख में जितनी संख्या में वहां पर चीन के सैनिक हैं और जहां जहां चीन है, वो कितनी नुकसानदेह हो सकती है, भारत के लिए कितना मेजर कंसर्न है? ओके, पहली बात तो मेरा यही मानना है कि ये स्थिति वापस जो नॉर्मल जो स्टेटस को है वो मिलेगा, होगा ही होगा। जैसे क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी ऐसे कई हालात हुए हैं। 2013 में हुआ है, 2014 में हुआ है, और 2017 में डोकलाम में भी हुआ था, जिसमें ऐसी ही हालात हुई थी, और फिर हमने डिप्लोमेटिक चैनल और पॉलिटिकल जो गाइडेंस के साथ में उसको अलग ये जो डी-एस्केलेशन हुआ था। तो मेरा ये मानना है कि इस बार भी ऐसा होगा। अगर, लेकिन जैसा आपका सवाल ये है कि अगर नहीं हुआ तो ये यकीन मानिए कि भारत वहां पर ऐसी जगह पे है, ऐसे फोर्सेस के साथ में, ऐसे कैपेबिलिटी के साथ में है कि वो हर जो चाइना का जो कदम है उसको मुकाबला कर सकता है। ऐसी किसी भी चीज में हम पीछे नहीं है, और ये चाइना भी जानता है कि हमारे वहां पर जो शक्ति है वो काफी है। जिस तरह से कि ऐसा नहीं है कि 62 की तरह की एक बिल्कुल फ्री रन मिले, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर हम एक अच्छा सा डिप्लॉयमेंट और डिफेंसेस एडिक्वेट है, फोर्सेस भी है, और इस तरह से कोई भी शंका वाली कोई बात नहीं है।
ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि भारत की मजबूत स्थिति बनी हुई है, और आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपको पूरा यकीन है कि अप्रैल 2020 वाली जो स्थिति थी वो भारत हासिल कर लेगा और ये स्थिति सुलझ जाएगी। इस पर हम थोड़ी और चर्चा करेंगे सर, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। और चीन के बीच इस वक्त बातचीत चल रही है और जो विवाद है सीमा पर उसको सुलझाने की कोशिश हो रही है, और इसी पर हमारी बड़ी कवरेज जारी है। कर्नल डिनी हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व बटालियन कमांडर लद्दाख से। बिशंबर दयाल मेजर जनरल हमारे साथ, मेजर जनरल बिशंबर दयाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत आपका। और पूर्व राजदूत फुनचुक स्टेपटन हमारे साथ हैं। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल डिनी, चूंकि आप इस इलाके में पेट्रोलिंग भी कर चुके हैं, हमारे दर्शकों के लिए समझाएंगे वो पेट्रोलिंग कैसी होती थी, चीन के सैनिक कैसे सामने आ जाते थे, क्या हालात होते हैं वहां पर दरअसल? ओके, जो पेट्रोलिंग जो है दोनों तरफ से होती है, और पेट्रोलिंग का जो एक टोटल नफरी 10 की होती है एज पर जो एग्रीमेंट है। तो 10 की टोली, जैसे हमारा आपको पिछले कल भी हमने जो चर्चा हुआ था, तो उसमें हमारी जो पेट्रोलिंग पॉइंट है ये पेंगोंग में फिंगर 8 तक है, और उनकी जो है फिंगर 4 तक है। वो अपना जो इलाका है वो अपना फिंगर 4 तक मानते हैं, हम उनका अपना इलाका जो है फिंगर 8 तक मानते हैं। और इसके बीच हम अपने जो पेट्रोलिंग जो है फिंगर 8 तक जाते हैं, वो कई बार मतलब वो भी फिंगर 4 तक आते हैं। कई बार क्या होता है कि कई कारणों की वजह से कोई एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को कंप्लीट करने के लिए नहीं देती है उसको। उदाहरण के तौर पर जब हम जाते हैं फिंगर 7 के पास, फिंगर 8 के पास, तो वो फिंगर 7 पे हमें रोकते हैं। और इसी तरह से जब वो आते हैं हमारे पास फिंगर 4 के पास, तो हम भी उनको 4 के आगे रोकते हैं। तो इसी तरह से तनाव बढ़ना शुरू होता है। अब तनाव में पहला क्या होता है कि जब नॉर्मल स्थिति होती है तो सिर्फ बातचीत से प्रोटेस्ट रजिस्टर करके अपने अपने इलाके में वापस चले जाते हैं, भले ही आपने अपने पेट्रोलिंग का टास्क पूरा ना किया हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो तनाव बढ़ने लगता है, क्योंकि कई बार पेट्रोलिंग कंप्लीट नहीं हो पाया तो जवानों के बीच में भी थोड़ा सा जोश बढ़ जाता है, तो वो फिर हाथापाई हो जाती है, और हाथापाई में भी लेवल बढ़ जाता है। जैसे हमने इस बार भी कुछ ऐसे वीडियोस देखे जो कि अनकॉर्पोरेटेड है, बट उसमें भी हमने वायलेंस का लेवल बहुत हाई देखा। उसके बाद वाली जो स्टेज है उसमें फौज का और बड़ा एक टोली लेके आने का एक सिलसिला बन जाता है, और फिर जो अभी के जो स्थिति है वो टेंट लगाने वाली जो बात तक जो है वो एस्केलेट हो जाती है। ठीक है, यानी ये तनावपूर्ण स्थिति पहले भी बनती रही है, लेकिन इस बार हालात थोड़े और अलग हैं और इसलिए इन पर चर्चा दोनों तरफ से की जा रही है। इस पर हम और थोड़ी बातचीत करेंगे। मेजर जनरल दयाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर मैं आपके पास भी लौट रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद इस बड़ी चर्चा में हम बने हुए हैं तमाम मेहमानों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, भारत और चीन के बीच LAC विवाद पर जो मीटिंग चल रही है वो बीते 1.5 घंटे से अभी भी जारी है। ये एक बहुत अहम बैठक चल रही है। भारत की तरफ से 15 लोग डेलीगेशन में शामिल हैं, चीन की तरफ से डेलीगेशन आया है, और ये चुशूल में ये मीटिंग चल रही है। भारत की स्थिति बहुत स्पष्ट है, अप्रैल 2020 की यथास्थिति बनाइए, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। चीन क्या चाहता है, वो इस बातचीत में क्या पक्ष रख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। पूर्व बटालियन कमांडर लद्दाख के कर्नल डिनी हमारे साथ हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल हमारे साथ हैं, फुनचुक स्टेपटन पूर्व राजदूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल दयाल, आपके हिसाब से ये जो आज बातचीत चल रही है इसमें भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है और चीन क्या चाहेगा? देखिए, आज की जो मीटिंग है, पहली बात तो बड़ी अच्छी बात है। आज उन कमांडर्स के बीच में मीटिंग है दोनों जिनके ट्रूप्स ग्राउंड पे आमने सामने हैं। हेलो जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहें। मेरी आवाज इको हो रही है बहुत बुरी तरह से। आई कांट, आई मीन, सर आप ये जब आप पूरा कर लें, अगले सवाल के पहले मैं उसको ठीक कराने की कोशिश करूंगा। ओके ओके, देखिए, तो इसमें भारत क्या चाहेगा, पहले ये बात है। चीन क्या चाहता है वो बात की बात है, पहले भारत क्या चाहता है। भारत का ये वो कोर कमांडर है जिसकी कोर में हम सब के दिमाग में या एक परसेप्शन है कि चाइनीज ने इंट्रूड किया है। इंट्रूड किया है नहीं किया है वो, क्योंकि हम सब वहां ग्राउंड पर नहीं है, हम सैटेलाइट इमेजरी नहीं देखते, हम इन रिपोर्ट्स नहीं पढ़ते। ये एक्चुअल ग्राउंड की हकीकत को जो कोर कमांडर है 14 कोर वो जानता है ग्राउंड पे क्या हालात है। तो उस हालात के मुताबिक से वो बात करेगा, उसी कॉन्फिडेंस से वो चाहेगा कि जो उसकी सरजमी पर अगर चाइना, जैसे कि परसेप्शन एक बन गया है कि चाइना ने इंटरेस्ट किया है, चाइना ने आके टेंट्स लगा दिए, चाइना के ट्रूप्स, जो परसीव्ड LC थी। देखिए, जो कोर कमांडर है
वो साफ दो टोक में बात करेगा कि जो एलसी है, जो 1962 वॉर की लाइन है, जिस लाइन पर युद्ध खत्म हुआ था, उसकी दोनों देश के जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं उनको कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उनको ग्राउंड पे मार्क्ड है चीजें सब कुछ। हाँ, कुछ चीजों पे फिजिकली ट्रूप्स नहीं हो सकते क्योंकि वहां की टेरेन इतनी डिफिकल्ट है, वहां के हालात इतने डिफिकल्ट है। कहीं पोस्ट है, कहीं नहीं हो सकती, कहीं पेट्रोलिंग से हम वो करते हैं। लेकिन परसेप्शन बिल्कुल क्लियर है कि परसेप्शन फिंगर 8 या गलवान वैली में ओवर द रिवर वो जो है भारत का एरिया है, और चाइना को उसमें घुस के बैठ के टेंट लगाने की, पिच वो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो भारत चाहेगा इस मीटिंग में उसको मैसेज क्लियरली कन्वे करना कि आइदर लीव इट, आप छोड़ दीजिए, अगर आप आए हैं आपकी पेट्रोलिंग खत्म होगी, वापस चले जाइए, अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर हमें भेजने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। चाइना तो जो चाहता था, मेरे ख्याल में स्ट्रैटेजिकली जो चाहता था, अगर ये रिपोर्ट्स ठीक है, अगर ये जो भी कुछ सुनने में आ रहा है ठीक है, और वो जहां पे आज के दिन अगर बैठा है, जो भी कुछ हमें सुनने में आया, तो चाइना तो जो चाहता था वो कर चुका है। चाइना ने एक नैरेटिव ले कर दिया, चाइना ने एक अपना बना दिया कि चाइना ने कोर्सिव टैक्टिक्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दी। चाइना ने एक ओवरऑल परसेप्शन बना दिया कि चाइना जो है वो भारत को ऑलरेडी बैकफुट पे करने की कोशिश चाइना ने की है, थ्रू छोटा जो मैन्यूवर किया है उसने ग्राउंड पे। तो मैं समझता हूं कि भारत चाहेगा, चाइना क्या चाहता है उसकी भारत को और ये मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक है, और मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक में चाइना की लीडरशिप क्या चाहती है, चाइना स्टेट क्या चाहता है, वो कोर कमांडर की चिंता नहीं है, उसको ना कि ये इलाका है, मेरे इलाके में अगर आपके ट्रूप्स हैं आप कब जाएंगे, हफ्ते में, 5 दिन में, 4 दिन। ठीक है, ये स्थिति आपने भी स्पष्ट कर दी, और बाकी मेहमानों से भी चर्चा हो रही थी सर, वो भी यही कह रहे थे कि बिना स्टेटस को मेंटेन किए तो बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। कर्नल टिनी एक बात और बताइए, सर फुनचुक सर मैं आपके पास भी आ रहा हूं। कर्नल टिनी एक बात और बताइए, चूंकि आप इस पूरे इलाके को समझते हैं, 2 सवाल लोगों के मन में। एक, पहला ये कि अगर चीन की फौज बड़ी संख्या में वहां आ गई तो आ कैसे गई, हमें पता क्यों नहीं चला। और दूसरा ये कि जो ये स्थिति बनी हुई है जिसमें दयाल साहब ये कह रहे हैं कि अगर वो पीछे नहीं गए तो हमारे पास और रास्ते हैं, वो रास्ते क्या हो सकते हैं? ओके, जहां तक ये सवाल है कि जो बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या कितना है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जब चर्चा करते हैं हमें अमूमन हम इसी का शब्द का उपयोग करते हैं कि बड़ी संख्या। मैं इसी का एक उदाहरण भी देना चाहता हूं कि उस इलाके में बड़ी संख्या कितनी हो सकती है। जहां पर मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जहां 10 जवानों का एक टोली, जिसमें ऑफिसर भी शामिल होता है, 10 का एक टोली जाता है आम तौर पे नॉर्मल सिचुएशन में, अगर वहां 100 एक टुकड़ी आ जाती है, टोली आ जाता है, तो वो वहां पर 10 गुना ज्यादा है और वहां के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन अगर आप ऊपर नेशनल लेवल पर देखो तो वो एक बहुत ही छोटी संख्या है, कोई मान्यता वाली बात नहीं है। तो ये जो बड़ी संख्या वाली है वो रिलेटिव है, उसको एग्जैक्टली कितने लोग हैं वो, जैसे जनरल साहब भी जो बोल रहे थे कि वहीं के लोगों को पता होगा, हाँ, और हमारा सिर्फ एक स्पेकुलेशन होगा। दूसरी बात, हमें कैसे पता नहीं चला, अगर हमें पता नहीं चलता तो ये कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता। हमें पता चला और हम उनको वहीं पर उनको जो है एक कड़ी जवाब दे रहे हैं, तभी ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। जैसे मैं पहले बताया था, प्रॉब्लम ये है कि जहां तक हम मानते हैं कि हमारा LAC है, वहां तक हम जाना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं जहां तक उनकी LAC है। और इसी का जैसे एस्केलेशन की वजह से ही, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि टोलियां जो है बड़ी हुई है और वहीं के वहीं उन्होंने अपना अभी डिप्लॉयमेंट मान लो, या डिप्लॉयमेंट इन सेंस अपना सिर्फ डिप्लॉयमेंट वो नहीं है जैसे कि लड़ाई के तौर पे, बट एक अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए वहां पर अपना जगह पर बैठ गए। तो इसमें कोई शक या कोई गुंजाइश, शक की कोई गुंजाइश नहीं कि हमें पता नहीं चला। हमें बिल्कुल पता चलता है कि उनकी कोई भी हरकत होती है। और आज के हालात ऐसे हालात नहीं है जहां पर कोई भी इलाका ऐसा है जहां पर हमारा कोई पेट्रोल जा नहीं सकता। अब बहुत सारे इलाके ऐसे हैं अभी भी, क्योंकि टेरेन ऐसा है, दोनों पार्टियां नहीं जा सकती हैं। लेकिन आज हमारे पास ऐसे कई साधन है, चाहे वो UAV हो, चाहे एरियल एसेट्स हो, जिसके माध्यम से कोई ऐसा शक नहीं है कि हमें कभी भी कोई भी हरकत हो और हमें पता ना हो। तो ये मैं आपके माध्यम से सभी आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी बताना चाहता हूं, ऐसा कोई बात नहीं है कि हमें पता नहीं चला हो। हमने उनको मॉनिटर किया है, हमने उनके ऊपर जो है उनको उसी तरह से हमने उनको फेस किया जिसकी वजह से ये अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और सर जो एक और सवाल था जो दयाल साहब कह रहे थे कि अगर पीछे नहीं गए तो हमारे पास और रास्ते हैं, और रास्ते क्या हैं? देखिए, मिलिट्रीली जो रास्ते हैं, आप दयाल साहब ने बताया, हम यहाँ पर मिलिट्रीली ऑप्शंस, कई सारे ऑप्शंस हैं।
जो बहुत जो और उस ऑप्शन में भी कई लेवल है जो नेचुरली हम स्टूडियो या किसी चीज में बैठ के हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। वो जो जिस लेवल के जो कमांडर्स हैं उनके पास ऑप्शंस रहते ही रहते हैं, लेकिन उस लेवल तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन जैसे मान लीजिए अगर आप अभी इन्होंने कोई ऐसी जगह पर उन्होंने स्टेटस को चेंज किया है, 800 का जो एलएसी है वो तकरीबन 400 के आसपास का जो एलएसी है उसमें कहीं पे भी हम भी ऐसे एक्टिविटीज कर सकते हैं जिसमें स्टेटस को चेंज होगा। ये चाइना भी नहीं चाहता है कि हम भी कोई ऐसा एक्टिविटी करें जिसमें कि ये स्थिति जो और खराब हो। तो ऑप्शंस इसी में अड़े रहने से लेके और जगह पर हम अपना स्टेटस को चेंज करने से लेकर और ऊपर तक जो भी मिलिट्री ऑप्शंस हैं ये सारे अवेलेबल है, लेकिन इन सब चीजों में जाने की जरूरत आज की तारीख में मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे हालात हुए हैं जिसको सुलझाया गया है। फुनचुक सर, क्या आप जो अभी हालात विश्व में बने हुए हैं, एक तो कोरोना को लेकर चीन की बहुत फजीहत हो रही है, दूसरा जिस तरीके से हमने देखा है कि अर्थव्यवस्था को लेकर वहां भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं और वहां पर भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उस बीच अगर चीन ने ये कुछ किया और इतना सारा कुछ किया तो उसने कुछ सोचकर तो किया होगा कि वो क्या हासिल करना चाहता है। आप अपने अनुभव से वो पढ़ पाने की स्थिति में है कि चीन क्या हासिल करना चाहता है इस बातचीत से, या करना चाह रहा होगा आज जब 1.5 घंटे से बातचीत चल रही है? नहीं, तो वो जो स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप की और चीन की अपनी प्रॉब्लम को लेके अगर ये सब हो रहा है तो अंदर तो उनका बहुत बुरा हाल है। हांगकांग का हालात बहुत खराब है, उनका ताइवान के साथ काफी टेंशन चल रहा है, उनका वो उगुर शिंगजांग प्रोविंस में इनका प्रॉब्लम है, इनकी सारे बेल्ट एंड रोड की इन्वेस्टमेंट अभी खराब हो रहा है क्योंकि हमारे भी सड़कें बनने लगे इधर उधर। नेपाल में जो अभी क्या नाम है लिपू लेक में जब हम सड़कें खोले 80 किलोमीटर पे, मुझे अभी ये मानना आ गया कि ये भारत की सड़क से उनकी जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो खराब होने वाली है। लद्दाख में रोड बनने से उनकी सीपीईसी पाकिस्तान के साथ खराब होने वाले, उनके बहुत सारे कैलकुलेशन है जी। इनकी कोरोना वायरस से वैसे भी सारे कंपनीज वहां से भाग रहे हैं। तो नॉर्मली एक साइकोलॉजी होता है, जितना आप किसी चीज को कॉर्नर करोगे वो साइकोलॉजी ये दिखाता है कि मैं और एग्रेसिव बनने की कोशिश करूंगा। तो जितना अंदर का कमजोरी है उतना बाहर वो और एग्रेसिव पोस्चर दिखाएगा। मुझे एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इसीलिए लगता है क्योंकि सारे दुनिया ने उनको आइसोलेट कर दिया है, तो वो किस तरह रिएक्ट करे। बिल्ली को अभी कॉर्नर में कर दोगे तो बिल्ली आपके मुंह पे जंप करेगा। तो यही एक एक्सप्लेनेशन है। बाकी तो स्ट्रेटेजिक फैक्टर तो बहुत होंगे जी, वो भी देख रहे हैं कि ये लड़ाई तो बेसिकली अमेरिका और चीन के बीच में है और भारत को बीच में नहीं आना चाहिए, इस तरह के वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। कितना सच है कितना नहीं है हमें भी नहीं पता है कि हम अगर बीच में आए हैं। मुझे नहीं लगता हम कोई बीच में आए हैं। कि हमें ये हुआ है कि उन्होंने 5000 के करीब फौज अचानक कहीं से उठा के इधर ले आया। कहीं मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहे थे तिब्बत के कहीं रीजन में, तो वहां से उठा के हमारे बॉर्डर पे डाल दिया। तो हमारा ट्रस्ट जो है उन्होंने तोड़ दिया। हमारा कोई हालांकि देखिए कर्नल डिनी ये कह रहे हैं सर कि अभी किसी को नहीं पता कि वहां किस संख्या में चीन के फौज के लोग आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि 10 लोग पेट्रोलिंग पर जाते थे, अगर 100 हो गए और आप उसको कंपैरेटिवली देखिएगा तो 10 गुना ज्यादा है। लेकिन एग्जैक्ट संख्या क्या है, जनरल दयाल भी यही कह रहे थे कि वो वहां पर जो लोग हैं वही जानते हैं और इसीलिए उन्हें आज बातचीत में भेजा गया है कि आप जाकर बातचीत कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं वहां ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड सिचुएशन की बात करते हैं, मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाना चाहता हूं कि दरअसल जिस इलाके को लेकर बातचीत हो रही है वो है क्या और कैसी दिखती है। इस इलाके को अगर आप देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये बायां छोर भारत के कंट्रोल में है और ये जो दायां हिस्सा आप देख रहे हैं ये इस लेक का, जिसको पैंगोंग लेक कहते हैं, ये चीन के कब्जे में है। और अगर आप इसके बीच की लंबाई देखेंगे, ये करीब 134 किलोमीटर की है, जो कि इस झील को बहुत बड़ी झील बनाती है। और झील का एक इलाका लद्दाख में है जबकि दूसरा छोर चीन के कंट्रोल में है। और जो ज्यादा बड़ा हिस्सा है वो चीन की तरफ है इस झील का, भारत की तरफ कम हिस्सा है। यहां झील के किनारे 8 फिंगर वाली शेप बनाते हैं। तो वो जो हम फिंगर की बात बार बार कर रहे थे वो अब आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। पहले एक तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो पूरा एरिया है वो कैसे 134 किलोमीटर का हिस्सा उस झील के आसपास दोनों देशों के बीच फंसा हुआ है। अब ये सैटेलाइट इमेजेस में आपको वो फिंगर दिखाता हूं जिनकी बात बार बार होती है, आप सुनते हैं फिंगर 8, फिंगर 4। इसको देखिए कहां कहां फिंगर है। ये फिंगर 1, फिंगर 2, इसको आप फिंगर 3 देख रहे हैं, ये LAC है जिसकी बात हो रही है। फिर ये फिंगर 4 आता है, यहां पर फिंगर 5 है, फिंगर 6, फिंगर 7 और फिंगर 8 है, और ये चीन का इलाका पड़ता है। अभी आप सुन रहे थे कर्नल डिनी कह रहे थे कि भारत की जो पेट्रोलिंग टीम है वो फिंगर 8 तक भी जाती है और उनकी टीम जो है वो भी इस तरफ आती है।
लेकिन कई बार इसी में देखिए, ये जो चूंकि आप ये गुलाबी लाइन देख रहे हैं, ये एलएसी है और इसी को लेकर कई बार तनावपूर्ण स्थिति वहां पर बन जाती है। कर्नल डिनी हमारे साथ है। सर, मैं थोड़ा बहुत तो मैप से दिखा रहा हूं ये फिंगर कैसे हैं, अगर आप इसको और विस्तार से समझा सके, ये फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 8 कैसे, क्या है वहां पर स्थिति दरअसल? ओके, आपने जो अभी तक जो बोला उसके आगे मैं जो बताना चाहता हूं कि हमारी जो एक पोस्ट है वो फिंगर 2 और फिंगर 3 के बीच में है, जहां पर हमारा जो लास्ट पोस्ट जिसे मानते हैं वहां पर है, और चाइनीज का जो पोस्ट है वो सिरजा वाली इलाके उस तरफ है। और ये एक जब हम जो अगला जो फिंगर 3 और 4 के बीच में तकरीबन 1 किलोमीटर ऐसा है जहां पर कोई ट्रैक रास्ता नहीं है, रोड नहीं है, वहां पर सिर्फ एक फुट ट्रैक है। और चाइना की तरफ से अपना सिरजाब से लेकर फिंगर 8 से लेकर आगे फिंगर 4 तक एक ट्रैक बना हुआ है, एक रोड बनी हुई है, जो जब इन्होंने 99 में जब हमारे ट्रूप्स यहाँ कम थे तब की बात है, इन्होंने वहां पर ये रोड बनाया था। तो जब हम पेट्रोलिंग ले जाते हैं तो हम गाड़ी में जो है ये जो मैंने जो बोला फिंगर 3 और 4 के बीच तक आते हैं, और वहां से फिर हम पैदल जाते हैं, पैदल पूरा फिंगर 8 तक जो है हम पैदल जाते हैं। और चाइना जो है अपने गाड़ी में वो फिंगर 4 तक अपनी गाड़ी में आ सकते हैं। तो इसीलिए ये जो लड़ाई है वो पूरा फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच का ही जो 8 किलोमीटर है इसी में है। और फिंगर 4 से जो इंडिया की तरफ जिसमें कोई विवाद नहीं है उसमें चाइना आ नहीं सकता, क्योंकि वहां गाड़ी ही नहीं आ सकती। तो ये बात बहुत समझना जरूरी है कि जो भी अभी जो टेंट लगाए हैं या जो कुछ हो रहा है ये 4 और 8 के बीच में ही है, जो विवाद स्थल जो पहले भी रहा है और अभी भी है। ठीक है, ये आपने देखिए बहुत स्थिति स्पष्ट कर दी है कि जब बातचीत होती है तो दर्शकों को भी समझ में आएगा कि फिंगर 4, फिंगर 8 के बीच स्थिति क्या है, जब इनको बोला जाता है तो इनका मतलब क्या है। और जो पूरा विवाद अभी कर्नल डिनी बता रहे हैं कि फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच की जो 8 किलोमीटर की स्थिति है, जो एरिया है, उसको लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे सर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। भारत और चीन के बीच जो बातचीत चल रही है उस पर हमारी बड़ी कवरेज जारी है। जनरल दयाल, एक बात ये समझाइए, बहुत सारे लोगों से हम चर्चा सुबह से कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आज ही कोई रिजल्ट आ जाए इसकी उम्मीद मत रखिएगा। ऐसे में कितने दिन और लग सकते हैं, कोई अंदाजा इसका लगाना संभव है कि ये कितना लंबा खींचेगा? देखिए, क्योंकि मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स है, मैं नहीं समझता आज के दिन इसका कोई परिणाम निकलेगा। लेकिन आज की मीटिंग की अहमियत ये है कि भारत की जो एक्चुअल ग्राउंड फोर्सेस हैं, जो ग्राउंड पे जो लोग सिचुएशन को जानते हैं, वो कितना अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने नैरेटिव को चाइनीज टीम को कितना कन्विंस, कितना एम्फेटिकली बोलते हैं कि ये हमारी सिचुएशन है और ये सिचुएशन बरकरार करेंगे हम, आज नहीं कल नहीं तो इस सीजन में जब तक क्लोज होता है उससे पहले हम अपनी वापस जमीन लेंगे। इसको किस ढंग से कन्वे कर पाते हैं वो चाइना को, इसका इंपैक्ट होगा बाकी मीटिंग्स पे। देखिए, ये मीटिंग चाइना का जो मकसद था वो इस मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल पे अगर सॉल्यूशन चाहता तो व्हाइट फ्लैग, जब मीटिंग्स होती हैं, फ्लैग मीटिंग्स होती हैं ग्राउंड पे, वो कर लेता। ही डिड नॉट कम विद, वो इस पर्पस के लिए नहीं आया चाइना, एक नैरेटिव के साथ आया, सोची समझी चाल है। चाइनीज जो है कहीं पॉलिटिकल लेवल पे, कहीं हायर लेवल पे कोई कंसेशन चाहते हैं, या डिप्लोमेटिक टॉक्स में या पॉलिटिकल लेवल टॉक्स में। तो लेकिन इसका इंपैक्ट होगा आज नहीं, जब मिलिट्री टॉक्स, जब डिप्लोमेटिक टॉक्स होंगी, जब पॉलिटिकल लेवल पे टॉक्स होंगी। चाइना को आज भारत की जो सेना का जो कोर कमांडर है वो किस तरह से कन्वे करता है। देखिए, एक मैसेज तो पहले ही जा चुका है, भारत बहुत फर्मली वहां पर खड़ा है, डटा है, तो वो मैसेज बहुत क्लियर है कि हम भी यहां से हिलने वाले नहीं है। और आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि आज इस मीटिंग से परिणाम नहीं निकलेगा, लेकिन यह मैसेज भारत की तरफ से जरूर चला जाना चाहिए कि हम कितनी फर्मली इस बात को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और हमारा स्टैंड कितना क्लियर है। मैं इस पर थोड़ी और बातचीत करूंगा सर, एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं। ये बड़ी कवरेज इंडिया टीवी पर जारी है। 11 बजे पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जे सिंह भी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि भारत और चीन के बीच ये जो बातचीत हो रही है ये किस दिशा में जा रही है और किस दिशा में जा सकती है, भारत क्या हासिल कर सकता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।